चैनल हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो अगर आपको याद है कि हम लोग पेगला 138 के ब्लॉक 1 यूनिट 2 कर रहे थे और हम लोग क्रिटिकल रीडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो क्रिटिकल रीडिंग हम लोग ने क्या देखा था कि क्रिटिकल रीडिंग में आप जो पढ़ रहे हो उसको अपने जुडिशियसली उसको देखना है और उसको समझना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या है। ठीक है, खाली ऑथर का जो है उसका ऑथेंटिसिटी भी चेक करना है और क्रिटिकल एनालाइज भी करना है कि वो क्या है नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर आज के क्लास से यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि डिटरमाइनिंग ऑथर्स पर्पस फॉर राइटिंग द टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे कोई भी आपका ब्लॉग हुआ या कोई भी चीज़ में अगर आप देखिएगा पेज में, तो ऑथर क्या बोलना चाहता है वो टेक्स्ट में, क्या उसका पर्पज़ है कि मेन उसका रीज़न क्या है। से सपोज़ आपको मैं बताता हूँ कि एक वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर में एक आर्टिकल लिखा गया है या मैरिज के ऊपर में एक आर्टिकल लिखा गया है, तो ऑथर का पर्पज़ क्या है वो टेक्स्ट लिखने का। फिर डिटरमाइनिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं, वो अगेंस्ट बोल रहे हैं या फॉर बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक का। ठीक है, इसके ऊपर में ही खाली ऊपर से मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या है नहीं है। फिर रिकग्नाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ पॉसिबल बायस वेयर द राइटर मे बी फेवरिंग और एडवोकेटिंग पर्टिकुलर बिलीव्स। तो शायद एक चीज़ में बता सकते हैं कि से सपोज़ अगर आप बोलिएगा क्लीनलीनेस के ऊपर में कोई टॉपिक हो सकता है या मैरिज के ऊपर में टॉपिक हो सकता है, तो राइटर के बारे में वो कुछ भी बोल सकता है कि अरेंज मैरिज के बारे में शायद बायसनेस है या कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स में जिसमें आपका एक पर्टिकुलर राइटर का एक चीज़ में बायसनेस है। अगर आप देखिएगा कि कोई चीज़ को कन्विंस करने के लिए या कोई पर्टिकुलर राइटर अगर वैसे करता है तो वो कौन सा टाइप ऑफ टेक्स्ट यूज़ करता है, तो ज़्यादातर क्या है कि चलिए हम लोग थोड़ा कॉम्पोजिशन के पैसेज में थोड़ा लेके चलते हैं। जब भी कोई राइटर अगर एक पर्टिकुलर चीज़ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है या बायसनेस को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो पर्सुएसिव टेक्स्ट यूज़ करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ है। फिर यहाँ पर क्वेश्चंस भी है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड एंड थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल समराइजिंग अ पैराग्राफ और चैप्टर। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस दिया था टर्म एंड सेशन में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर को। और मैंने इसके एक एनालिसिस भी किया था मैंने टर्म एंड दिसंबर 2021 पेपर का, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और आप देख सकते हो कि चेक योर प्रोग्रेस की तरह ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैसे करके समराइज़ मतलब पैराग्राफ को समराइज़ किया जाता है, वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, फिर रिकॉल एंड एक्सप्लेन अ फ्यू स्ट्रैटेजीज टू डू एफिशिएंट स्टडी रीडिंग। फिर आपका वो स्किमिंग स्कैनिंग बहुत सारा चीज़ है, तो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आपको बताना है। स्ट्रैटेजीज़ आपका कौन सा है ये आप देख लीजिएगा। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज़ आपका डिफरेंट है। अगर आपका स्ट्रैटेजीज़ बोला, ठीक है, स्किमिंग स्कैनिंग है, अगर आप देखोगे स्किमिंग स्कैनिंग है, बट स्ट्रैटेजीज़ ऑफ रीडिंग इज़ दिस, दैट इज़ स्टडी रीडिंग। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखोगे तो ये स्ट्रैटेजीज़ ऑफ रीडिंग है। अगर आपका टेक्निक्स ऑफ रीडिंग एक है, एक टाइप्स ऑफ रीडिंग है। जैसे टेक्निक्स ऑफ रीडिंग आपका स्किमिंग स्कैनिंग हो गया, टाइप्स ऑफ रीडिंग आपका जैसे इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो गया, और ये वाला है आपका स्ट्रैटेजीज़ ऑफ रीडिंग। ओके, तो दिस इज़ स्ट्रैटेजीज़ ऑफ रीडिंग। तो स्किमिंग स्कैनिंग था बट वो जस्ट एक पार्ट ऑफ ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन में आया था कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ ऑफ रीडिंग। ओके, ये भी आपका टर्म एंड क्वेश्चन में आया था। तो देखिए कैसे करके वो क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया जा रहा है। इस साल के लिए क्रिटिकल रीडिंग बहुत सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने क्रिटिकल रीडिंग लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था और इस क्लास में भी मैं बता रहा हूँ कि क्रिटिकल रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म एंड सेशन। ओके, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रीडिंग फास्टर। ओके, तो रीडिंग फास्टर क्या है, रीडिंग फास्टर क्या है कि अगर आप देखिएगा तो आपका वर्ड्स पर मिनट आप कितना फास्ट रीड कर रहे हो। तो एक चीज़ को आप समझ के रीड कर सकते हो, एक चीज़ को आप बहुत फास्ट भी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो चेकिंग रीडिंग हैबिट्स, ये आप कब रीडिंग करते हो, तो ये आपका कोई रीड अ नॉवल इन एन आवर। तो कोई भी चीज़ आपका अगर बहुत फास्ट रीड करना है, ठीक है, आपके पास समय कम है या आप कोई चीज़ को बहुत जल्दी ग्लांस करने की कोशिश कर रहे हैं या रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ को आप जल्दी जल्दी कर रहे हो। ठीक है, कोई चीज़ को आप बहुत शॉर्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा चंक को आप रीड कर रहे हो, उसमें वो टाइम में जब आप रीड फास्ट करते हो तो आप एवरी डिटेल के ऊपर में उतना ध्यान नहीं देते हो। आप बस उसको जितना जल्दी हो जाए कंप्लीट वो चीज़ के बारे में आप सोचते हो। तो आपका जस्ट रीडिंग के ऊपर में है कि आप कितने फास्ट आप रीड कर सकते हो। शायद आप क्लास में कभी रीडिंग किए होगे, ठीक है, तो आपको कोई चीज़ को समझाना नहीं है, डायरेक्ट आपको खाली रीड करना है। ठीक है, फिर चेकिंग रीडिंग हैबिट्स, क्या क्या आपका रीडिंग हैबिट्स है, जैसे आप साइलेंटली भी रीड कर सकते हैं या आप अलाउड
में भी रीड कर सकते हैं आप, जोड़ जोड़ के भी पढ़ के कर सकते हैं। फिर रीडिंग इन चंक्स, तो आप जब चंक्स करते हो, चंक्स का मतलब क्या है कि आप एक पैराग्राफ में अगर आपका ये पूरा चीज़ है तो एफिशिएंट रीडर्स रीड इन चंक्स, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़े, फिर आपको जो आप पढ़ रहे हो तो उसका पूरा एक पैराग्राफ के हिसाब से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। चंक्स आर मीनिंगफुल ग्रुप्स और वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर ईजियर टू रिमेंबर इन कंपैरिजन टू लॉट ऑफ अनकनेक्टेड डिस्टिंक्ट वर्ड्स, ठीक है। ये आपका कैसे आपको समझाया जा रहा है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ मैंने ट्रिक्स समझाए थे कि कैसे करके कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप याद करते हो, आपका ये मेन चीज़ नहीं है कि आप कितना याद कर रहे हो, आपका मेन चीज़ ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सारा चीज़ याद करते करते आपका जो अगर की जो डिफरेंस है या की पॉइंट्स है वो अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप वहाँ पर इलेबोरेट भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ है कि जब आपके पास टाइम कम है और आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द रूल्स जो कि शॉर्ट टाइम में आप उसको कंप्लीट कर पाओ या उसको पढ़ पाओ। तो ये चीज़ है। फिर स्किपिंग ओवर अननोन वर्ड्स, तो अननोन वर्ड्स जैसे आप कोई भी नॉवल पढ़ रहे हो या कोई चीज़ बुक पढ़ रहे हो तो एक बार रीडिंग में आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ को अंडरलाइन करके रखना है, फिर वो बाद में जब आप आओगे तो उसको कीजिएगा, ठीक है। फिर रीडिंग स्प्रिंट्स एंड रेट प्रैक्टिस थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग, तो आप रीडिंग स्पीड और रेट प्रैक्टिस कैसे करके आप बढ़ा सकते हो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि कैसे करके आप कर सकते हो। फिर स्टेप्स टू कैलकुलेट योर रीडिंग रेट आर एज फॉलोज, तो आप अपना रीडिंग रेट कैसे करके बढ़ा सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि कैसे करके आप इसको पढ़ा सकते हैं। तो टेक योर एक्सटेंसिव रीडिंग बुक टू कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज, तो आप कैसे कितना फास्ट रीड कर रहे हैं इसके बारे में बताया गया है। टेक अ फुल पेज विद लिटिल और नो डायलॉग्स और ग्राफिक्स, इसमें टाइम सेविंग करने के लिए बताया गया है। फिर टाइम रीडिंग प्रैक्टिस, तो टाइम रीडिंग प्रैक्टिस कैसा है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना रीड कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको वर्ड्स पर मिनट का जो है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ओके। तो वाई इज़ रीडिंग वर्ड बाई वर्ड प्रॉब्लमेटिक, ये अगर आप देखोगे कोई क्वेश्चन ऐसे टाइप का आ सकता है तब आपको सडनली लगेगा कि अगर मतलब कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में नहीं है या ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया अननोन टाइप का, तो आप ये बोल सकते हो कि देखिए वर्ड बाय वर्ड अगर आप देखोगे तो सारा चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आप अगर वो ए वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ते रहेंगे तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपका समय में ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम के टाइम में भी पूरा बुक में वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते हो, ठीक है। या आप कोई भी चीज़ जब आप स्किमिंग करते हो, स्किमिंग करने के बाद आप स्कैन करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका समय भी बचता है और आपका जो मेन पोर्शन है वो भी कवर होता है, ठीक है। नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज टू रीड फास्ट, तो स्ट्रैटेजीज टू रीड फास्ट जैसे हम लोग ने पढ़े थे ऊपर में वही ये देखना है, ठीक है। तो ये वाला आपका था जो कुछ चीज़ मैंने ओवरव्यू दे दिया। तो कुछ चीज़ आप को ऐसा नहीं है कि अगर आपका नहीं भी पता है तो आप उस चीज़ को समझिए क्वेश्चन को और वो चीज़ को आंसर कीजिए, ठीक है। कुछ अननोन टाइप का ऐसा टाइप का भी आंसर आ सकता है कि कैसे करके आप रीड फास्ट कीजिएगा या ऐसे टाइप का कुछ जो आपका मेन कॉन्टेक्स्ट हेडिंग नहीं है। तो इसीलिए बुक को समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज, ओके। अब ये जो है ये आपका ये साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट जो सेशन था वो आपका ब्लॉक 1 से आया था। तो मेरे को अभी चाहिए मार्कर क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ समझाना है। तो अगर आप देखिएगा ये जो टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्किल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ से एक क्वेश्चन आ सकता है। मेरे को जितना लगता है कि 3.3, 3.4, 3.5 ये सब में से कुछ आ सकता है। ये ब्लॉक 1 यूनिट 3 में से चांसेस है कि यहाँ से आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्योंकि ये आपका पिछले साल नहीं आया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है कि आपका जैसे मेन आइडियाज़ इन द टेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डिटेल्स, डिस्टिंग्विश मेन आइडियाज़, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में है। जो आप लोग पैसेज में आप लोग करते हो, जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है ना वो आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर एक था आपका नेगेटिव माइंड्स के ऊपर में था जिसमें डॉक्टर श्वेतम्बरा सबरवाल का एक आर्टिकल दिया गया था, ठीक है। तो वैसे ही टाइप का आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में कैसे करके करना है। तो स्कीम ऑफ फॉर मेन आइडियाज़ इन द पैसेज, स्कैन फॉर डिटेल्स इन द कॉन्टेंट्स ऑफ द पैसेज, समराइज एंड पैराफ्राइज द इन्फॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट, जब आप कोई आंसर लिख रहे हो या कोई चीज़ को फिर से कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, रिसेप्टिव रीडिंग, रिफ्लेक्टिव रीडिंग, ये सब वेरियस टेक्निक्स आपको यूज़ करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि पर्पस एंड टोन, डिस्कस एंड रेस्पॉन्ड टू कंटेंट द टेक्स्ट ओरली एज वेल एज इन राइटिंग।
तो आप जब ये चीज़ लिख रहे हो या समझ रहे हो कि ऑथर्स पर्पस एंड टोन, जैसे हम लोग क्रिटिकल रीडिंग किए थे, ठीक है, डिस्कस एंड रेस्पॉन्ड टू कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट ओरली एज वेल एज इन राइटिंग, तो ये आपका क्रिटिकल रीडिंग के टाइप का ही हो गया कि जैसे आप कोई चीज़ को फर्दर ऑन डिस्कस कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वार्म अप है, जो मेन है डेफिनेशंस एंड लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। तो लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन क्या है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन इज द मोस्ट नेसेसरी एकेडमिक एक्टिविटी इन रीडिंग एंड एकेडमिक डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब लॉन्ग डिस्कशन इन अ क्लास, ठीक है। तो क्या है कि आपका जो एकेडमिक एक्टिविटी के लिए कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि ये लैंग्वेज टीचिंग में बहुत ज़रूरी होता है। इट रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लिटरेरी और लिंग्विस्टिक पैसेज बाय अ रीडर इन टर्म्स ऑफ बोथ द लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स। जो आपका लेक्सिकल और सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स है वो आपका बहुत सारे लेयर्स और मीनिंग्स में रहते हैं, इम्बेडेड इन द कंटेंट ऑफ अ पैसेज। उसका बहुत सारा मीनिंग और लेयर्स होता है, वो क्या क्या चीज़ समझाना चाहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्यूरेट एसोसिएशन ऑफ द मीनिंग्स विद वर्ड सिंबल्स, द चॉइस ऑफ द अप्रोप्रिएट मीनिंग implied in the context, the logical arrangement of words to form contextual meanings, the ability to logically and rationally analyze smaller ideas and vocabulary segments, and ability to understand the larger meaning of the ideas contained in the content of any literary work। तो कोई भी आप जब कॉम्प्रीहेंशन करते हो तो उसका लैंग्वेज पैटर्न क्या है, आपको रीडिंग, क्वेश्चन, आंसर सब कुछ चीज़ के लिए आपको वो चीज़ को देखना है कि क्या उसका मीनिंग है, क्या ऑथर बताना चाहता है या राइटर बताना चाहता है, इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर में एक दिया गया है जो बेसिक, जो आपका इंट्रोडक्शन था इसमें बताया गया है कि क्या क्या है। जैसे फर्स्ट इज़ अ फोनेमिक लेवल, ठीक है। फोनेमिक साउंड के ऊपर में होता है लेवल वेर विजुअल और अकोस्टिक इनपुट इज रिकॉर्डेड इनटू स्पीच साउंड्स कॉल्ड फोनिम्स। ये आपका फोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ब्लॉक 4 में स्पेशली आया था, मतलब है आपका बुक में, ठीक है। तो आपका फोनिम्स का जो होता है, फोनिम्स, मॉर्फिम्स, ये सब आपके आगे के कोर्स में भी, थर्ड ईयर के कोर्सेज में भी है इंग्लिश के, ठीक है। तो ये आपका साउंड में है, एक स्पीच साउंड, कैसे करके आप वर्ड को बोलते हो, ठीक है। तो फिर सेकंड इज अ लेक्सिकल लेवल विच रफली कॉरस्पॉन्ड्स टू वर्ड्स और वर्बल पैटर्न्स, ओके। जो आपका कॉरस्पॉन्ड्स टू वर्ड्स और वर्बल पैटर्न्स, जो आपका वर्बल पैटर्न्स या वर्ड्स है उसको लेक्सिकल लेवल में बताया जाता है। और सिंटैक्टिक लेवल क्या है, विच इंक्लूड्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाई द प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ वर्ड ग्रुप्स, ठीक है। तो फोर्थ क्या है, सिमेंटिक लेवल विच स्पेसिफाइज द प्रोसेस एंड वेज ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड द पैटर्न्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये सब आपका कॉम्प्रीहेंशन के प्रोसेसेस में है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे साउंड लेवल्स है, फिर रफली आपका क्या क्या वर्बल पैटर्न्स है, फिर क्या आपका जो सेट ऑफ रूल्स और जो प्रोसेस ऑफ कैटेगरीज है वर्ड ग्रुप्स में, वो सब चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। तो ये सब चीज़ आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आपको ज़रूरत लगेगा, ठीक है, जब आप भी कॉम्प्रीहेंशन का चीज़ देख रहे हैं। अब आप लोग के लिए एग्जाम पर्पस के लिए क्या है कि टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। आइदर ये आपको बोल सकते हैं कि अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन वर्सेस अफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन क्या है, या लेक्सिकल कॉम्प्रीहेंशन और लिटरल कॉम्प्रीहेंशन क्या है, या इंटरप्रेटिव कॉम्प्रीहेंशन, ये सब क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो लेक्सिकल कॉम्प्रीहेंशन क्या है, रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द की वोकैबुलरी इन अ टेक्स्ट। तो आपको की वोकैबुलरी क्या है उसके बारे में आपको बताना है। द सक्सेसफुल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन ऑफ अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड बैकग्राउंड नॉलेज। तो आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि वो क्या है, नहीं है, उसका जो अप्रोप्रिएट कंटेंट और बैकग्राउंड नॉलेज है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। दिस इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द रीडर्स लेक्सिकल नॉलेज। ये जो लेक्सिकल नॉलेज है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि उसका कितना नॉलेज है, नहीं है। नो कॉम्प्रीहेंशन इज पॉसिबल इन एनी लैंग्वेज अनलेस द रीडर हैज़ अ फॉर नॉलेज ऑफ द लेक्सिकॉन एंड ऑल्सो अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिंटैक्टिकल पैटर्न्स। उसका लैंग्वेज के बारे में उसको जानना पड़ेगा। अगर से सपोज अगर मेरे को इंग्लिश के बारे में जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, अगर मेरे को वो नहीं पता होगा तो मैं कैसे करके आंसर्स को फॉर्म करूँगा, या कैसे करके वो कॉम्प्रीहेंशन को आंसर करूँगा, ठीक है। तो इफ़ दिस इज लैकिंग देन द रीडर विल नॉट बी एबल टू रीड एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएटली एंड देयरफॉर द इम्पेटस ऑफ द पैसेज विल बी लॉस्ट। तो जो पैसेज का जो मेन चीज़ है वो खो जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि लेक्सिकल कॉम्प्रीहेंशन इसीलिए ज़रूरी है। फिर क्या है, लिटरल कॉम्प्रीहेंशन इन्वॉल्व्स 2 डायमेंशन, क्रोनोलॉजिकल एंड सर्वस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लिसिटली स्टेटेड कंटेंट डिटेल्स इन अ पैसेज। तो आपका जो पैसेज में जो है वो आपका दोनों चीज़ को समझना पड़ता है। एक आपका क्रोनोलॉजिकल है और एक सरफेस अंडरस्टैंडिंग है। तो कौन सा क्रोनोलॉजिकल में वे में वो बताया गया है वो क्रोनोलॉजी को मेंटेन करना है, और आपका सरफेस अंडरस्टैंडिंग क्या बताया जा रहा है आपके पैसेज में, वो चीज़ को आपको देखना है। इट कैन इंक्लूड द परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। आपका जो फैक्ट्स है
उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। और द रिकॉल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ मेन थीमेटिक आइडियाज, डिटेल क्रोनोलॉजी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंसेस एंड इवेंट्स। तो ये सब चीज़ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो इवेंट्स और कौन सा क्रोनोलॉजी में है, ये सब चीज़ में आपको देखना है। फिर मैं ऊपर में ये सब चीज़ में बता दिया कि सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी, ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है। तो इसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा और ये सब चीज़ को आपको एटलीस्ट याद करने के लिए आपको करना है, क्योंकि आपको चीज़ों को समझाना है, ओके। फिर है इंटरप्रिटेटिव और इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रीहेंशन। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब ही क्या है, देखिए, चलिए देखते हैं। इज अ प्रोसेस थ्रू विच रेफर्स इन्फर या एनालाइज और इंटरप्रेट। तो आप कोई चीज़ को इन्फर कर रहे हो या आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो या इंटरप्रेट कर रहे हो द मीनिंग एम्बेडेड एंड इम्प्लाइड बियॉन्ड एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन्फॉर्मेशन इन द कंटेंट। तो कंटेंट में जो भी आपका पैसेज में जो कंटेंट है उसको आप समझने और उसको इंटरप्रेट करने में कोशिश कर रहे हो कि ऑथर क्या कहना चाहता है। जब भी आप कोई चीज़ में आप उसको फिर से इंटरप्रेट करके उसको मीनिंग को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ऑथर क्या कहना चाहता है, वो क्या किस चीज़ के लिए वो लिखा है, तो ये चीज़ आपका इंटरप्रेटिव या इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रीहेंशन है। दे अंडरस्टैंड द पैसेज टू अराइव एट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर कॉन्टेंट। डीपर अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बताया कि वो एनालाइज डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर कंटेंट। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर की वर्ड है। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिटरल कॉम्प्रीहेंशन एंड इन्वॉल्व्स द सीक्वेंसिंग ऑफ मेन आइडियाज़। जैसे आपका लिटरल कॉम्प्रीहेंशन में था मेन आइडियाज़ में, तो यहाँ पर वो यूज़ किया जाता है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस एज वेल एज देयर एप्लीकेशन टू द इवेंट्स इज इन द नरेटिव डिटेल्स ऑफ नरेटिव में क्या दिया गया है, कैसे करके वो बताया गया है। फिर डिटेल्स ऑफ एक्शंस, वो एक्शंस कैसे करके लिया गया है। फिर कैरेक्टराइजेशन, क्या कौन सा कैरेक्टराइजेशन यूज़ किया गया है। एंड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ अंडरलाइंग इफेक्ट ऑफ एन एक्शन बाय अ कैरेक्टर हुज subtle traits are elucidated in his or her behavior। तो जब आप कोई कैरेक्टराइजेशन में आप पढ़ रहे हो या इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ रहे हो, तो आपको इसको देखना है कि कौन सा सीक्वेंस में दिया गया है, कौन सा वो कौन से डिटेल्स ऑफ एक्शंस दिया गया है, उसको आपको समझना है, ठीक है। तो इसका एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको लगेगा। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एंड द रीडर मस्ट डिसर्न एंड अंडरलाइनिंग नुएंस ऑफ मीनिंग बाय ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है अंदर तक आपको समझना पड़ेगा कि वो ऑथर क्या बोलना चाहता है, ठीक है, टू कॉम्प्रीहेंड एट एन इन्फ्रेंशियल लेवल। तो ये आपका मेन चीज़ है। फिर आपका अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन। अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन क्या है, रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द कंटेंट इन द पैसेज ऑफ सम आइडिया और ओपिनियन स्टेटेड एक्सटर्नली। अब यहाँ पर कोई पैसेज में आपका आइडिया और ओपिनियन आपके पैसेज के बाहर से आपका कोई चीज़ पे आपको समझाया जा रहा है, एक्सटर्नली आपको समझाया। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पैसेज, मेकिंग इन्फ्रेंसेस, रिलेटिंग आइडियाज लॉजिकली एंड सिक्वेंशली इन द कंटेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आप कॉम्प्रीहेंशन के अंदर से वो क्या मीन करना चाहता है वो आप देख रहे हो। अगर अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन हुआ तो इसमें क्या है कि ये जो आइडिया है वो एक्सटर्नली लिया जा रहा है, मतलब आप कहीं से सीख रहे हो वो आइडिया, उस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको बताया जाए कि आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए, अपना व्यू पॉइंट दीजिए, इसमें डिफरेंस समझिए, अपना व्यू पॉइंट दीजिए, तो आपका अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन में होगा। समझे डिफरेंस क्या है इस दोनों में। तो ये आप एक्सटर्नली दे रहे हो, वो आपका जो है आपका इंटरप्रेट कर रहे हो, वो आपका इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रीहेंशन है। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा इन्फ्रेंशियल में और अप्लाइड में। तो ये आपका ओपिनियन जो है स्टेटेड एक्सटर्नली, ये कीवर्ड देखिए। तो दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पैसेज। आप फिर यहाँ पर इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, फिर रिलेटिंग आइडियाज लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली इन द कंटेंट, मेकिंग एक्सटर्नल एसोसिएशंस, फिर से एक्सटर्नल एसोसिएशंस ऑफ आइडियाज कंटेंट इन द पैसेज एंड आंसरिंग क्वेश्चंस विच आर नॉट सुपरफिशियल बट एनालिटिकल। ये फिर से एनालिटिकल है। तो ये आपका बाहर से आप कोई भी चीज़ अगर आपको पता है, आप कोई भी आइडियाज़ अगर आपको कोई चीज़ में बताया जा रहा है कि स्टेट इन योर ओन वर्ड्स या व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अगर योर पॉइंट ऑफ व्यू में बताए तो ये आपका अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन में हुआ। आपका अगर ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू में हुआ तो आपका समथिंग लाइक ये वाला क्वेश्चन होगा, इन्फ्रेंशियल या कॉम्प्रीहेंशन, इन्फ्रेंशियल या इंटरप्रिटेटिव होगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन बोला कि व्हाट डिड द ऑथर वांटेड टू मीन टू से इन दिस थिंग, ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो टुडे इट इज़ काइंड ऑफ स्टॉर्मी डे टुडे। सो आज क्लाउडी वेदर भी है और बहुत नॉइजेस भी आपको सुनाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद दिस वीडियो क्योंकि इट्स वेरी स्टॉर्मी डे टुडे। तो इट इज़ रेनी साइड टुडे इट्स रेनिंग। सो अब आते हैं हम लोग अफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है। तो अफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन क्या है? अच्छा, यहाँ पर क्या है? फॉर इंस्टेंस, अ स्टडी ऑफ अ फेरी टेल इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ द लेसन ऑफ द सेम टू रियल लाइफ। तो आप जब भी फेरी टेल के बारे में आप पढ़ रहे हो या लेसन टू द सेम टू रियल लाइफ, आप रियल लाइफ की तरह उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। द पैरेलल ऑफ द सिचुएशन टू डेली इंसिडेंट्स एंड द मॉडल ऑफ द सब्जेक्ट एज अ डायडेक्टिक लेसन, ठीक है। तो आपका जैसे डायडेक्टिक लेसन जैसे होता है, तो आपका आप ये कर रहे हो कि आपका जो बाहर का जो है, आप फेयर टेल का दुनिया के बारे में आप पढ़ रहे हो, बट आपको रियलिटी के साथ आपके उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। इवन अ फेबल और एन एलेगरी व्हेन रेड विथ मेटिकुलस अटेंशन कैन ब्रिंग about a realization of the fact that this can be applied to contemporary reality and is thus universal। तो ये आपका एक contemporary reality के ऊपर में है, जो कि आपका universal, मतलब बाहर के हिसाब से भी आप उसको कुछ आइडियाज़ को यूज़ करते हो। लास्ट क्या है कि अफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन क्या है? इन्वॉल्व्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। जो आपका इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट जो होता है, वो आपका कंटेंट ऑफ अ लिटरेरी पैसेज के बारे में आपको बताना है। जैसे इमोशनल हुआ या सोशल एस्पेक्ट्स हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। और आपका द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन मोटिव एंड प्लॉट डेवलपमेंट। तो इसके बारे में आपको प्लॉट डेवलपमेंट और इमोशनल ये चीज़ को ये आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टर्स इन अ नॉवल में प्रोपेल द नरेटिव फॉरवर्ड बाय देयर एक्शंस, बट इन अ स्टोरी द सिचुएशन में इम्पैक्ट अ कैरेक्टर टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे। तो एक अगर देखिएगा नॉवल में क्या होता है कि नरेटिव फॉरवर्ड में वो एक्शंस चलता है, और एक कैरेक्टर अगर आप देखिएगा एक शॉर्ट स्टोरी में क्या है कि वो एक स्पेसिफिक वे में चलता है, ठीक है, कि वो अपने हिसाब से चलता है, उसमें कोई ऐसा नरेशन नहीं है, वो उसका एक पर्टिकुलर एक्शन का एक डिफरेंस है। बोथ प्लॉट एंड कैरेक्टर आर इंटर रिलेटेड इन अ रिलेटेड पैसेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लेटर इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द एक्शंस ऑफ द फॉर्मर। तो फॉर्मर के साथ ये आपका रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रैटेजीज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जैसे फ्रेमिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। आप जब कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तो आप उसमें क्वेश्चंस कुछ बेस कर कीजिएगा, जैसे कोई भी सेल्फ डायरेक्टेड क्वेश्चनिंग, जैसे आप मार्किंग अ टेक्स्ट के बारे में किए थे, वैसे ही टाइप का है कि कैसे टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इसको आप रीड कर लीजिएगा। फिर क्रिएटिंग कंटेंट समरी, तो कोई भी आप कंटेंट कर रहे हो तो उसके बारे में आपको समरी करना है। फिर विजुअलाइजिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ अ टेक्स्ट, तो आप एक चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो कंटेंट को कि क्यों ये टेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हेडिंग्स आप ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आपका ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्ट्रैटेजीज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो ये आपका डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। तो आप विजुअलाइजिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ अ टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है कि कोई भी टेक्स्ट को आप विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका प्रेडिक्शन आप दे रहे हो, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर एनालिसिस ऑफ टेक्सचुअल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स, तो आपके जो टेक्सचुअल पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स है इसके बारे में आप बता रहे हो, ठीक है। फिर स्कैफोल्डिंग ओल्ड नॉलेज विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स। स्कैफोल्डिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ वाइटल फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनी पैसेज ऑन एनी टॉपिक। स्कैफोल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। It serves to stimulate a reader's previous knowledge of the ideas contained in the passage given for comprehension। तो ये आपका एक प्रीवियस नॉलेज जो आपका आइडियाज़ जो है वो पैसेज के अंदर में आपका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अ मेमोरी ऑफ अ सिमिलर टेस्ट इफ एक्टिवेटेड विल मेक द रीडर्स अंडरस्टैंड बेटर एंड डीपर। तो आपका सेम चीज़ अगर सेम चीज़ के ऊपर में ही दिया गया है, जैसे सपोज अगर मनी के रिलेटेड कोई पैसेज दिया है या कोई इन्वायरमेंट के रिलेटेड आपको पैसेज दिया गया है, फिर से आपको कोई डिफरेंट टाइप का ही है, शायद एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर में दिया है, फिर अगर आप देखिएगा तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में और एक पैसेज दिया गया, तो आपको एक पता चलेगा कि नहीं ये वाला सेम कॉन्सेप्ट में दिया गया है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू कनेक्ट विद द प्रेजेंट कॉन्टेंट बीइंग रेड टू देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड मेक द न्यू रीडिंग मोर स्टिमुलेटिंग एंड एंगेजिंग। तो आपका जो पहला जो आपका ओल्ड नॉलेज है उसके साथ न्यू कॉन्सेप्ट्स का एक स्कैफोल्डिंग करना या उसको एमलगमेट करके उसको फिर से यूज़ करना, ठीक है। जैसे एज एनी पैसेज रिलेटेड टू environmental studies one can always activate poor knowledge of biology, ठीक है, prior knowledge, pardon, activate prior knowledge of biology, geography and maybe
इवन इकोनॉमिक्स एज अ मीन्स ऑफ रीडिंग डीपली इनटू पैसेज गिवन। ठीक है, तो ये आपका प्रायर जो नॉलेज है वो आपका फिर से वो एक्टिवेट करता है जब भी आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हो। ठीक है, तो इसके बारे में आपका स्कैफोल्डिंग के बारे में है। स्किल्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जैसे आप डिकोडिंग वर्ड्स करते हैं, आप डिकोड करते हैं कैसा वर्ड है कैसा नहीं है। ठीक है, फोनेमिक अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे हियर इंडिविजुअल साउंड्स इन वर्ड्स, कैसा टाइप का साउंड है उसमें, कैसे करके उसको बोलते हैं। फिर डिफरेंट फोनेम्स इनटू क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स, एक न्यू वर्ड्स के एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोनेम्स होता है, ब्लॉक फॉर्म में भी आप देखिएगा कि ये है। फिर फ्लुएंसी इन रीडिंग, रीडिंग में फ्लुएंसी होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत कैसे करके बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, अगर मैं भी गलती बोलूँगा तो आप लोग समझ पा रहे हो कि वो चीज़ को आपका देखना पड़ेगा कि फ्लुएंसी कैसा है। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू आर रीडिंग और हाउ स्लो यू आर रीडिंग। तो आप जब उसको स्लोली रीड करोगे या एक एडिक्वेट पेस में आपको रीड करना है ताकि आपका फ्लुएंसी इन रीडिंग आए। ठीक है, ठीक है। तो जो आपका सब स्किल सेट ऑफ वर्ड रिकॉग्निशन है इज़ यूज फॉर इमीडिएट रिकॉग्निशन, तो इसमें आपका फ्लुएंसी इन रीडिंग है। तो आप कोई वर्ड स्किल जो आप जानते हो तो वो आपका न्यू वर्ड होगा, तो आपको बहुत सारे टाइम में आप गलत प्रोनाउंस कर देते हो, तो वो भी आपका दिक्कत होता है। तो बिल्डिंग वोकैबुलरी, आप कोई कंपोनेंट में अगर आप देखिएगा तो कोई मीनिंग्स अगर रहेगा तो आपको ये मीनिंग्स निकाल के ये करना है। फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और एंड अरेंजमेंट, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, फिर अरेंजमेंट है, कैसे करके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज, तो रीजनिंग और बैकग्राउंड नॉलेज क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि आपका क्या प्रायर अंडरस्टैंडिंग है, जैसे स्कैफोल्डिंग का था। ठीक है, तो आपको वो चीज़ का एक बैकग्राउंड नॉलेज, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको कोई चीज़ में आइडिया है तो वो चीज़ को आप बेटर आंसर कर सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन में। फिर रिटेंशन स्पैन एंड अटेंशन स्पैन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटेंशन स्पैन और अटेंशन स्पैन क्या है। एक रिटेंशन स्पैन होता है कि मेमोरी आप कितना याद कर पाते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हो तो आपका कितना देर तक वो याद रह रहा है, तो वो आपका रिटेंशन स्पैन हुआ। और अटेंशन स्पैन ये है जो हम लोग छोटे में भी देखते थे कि शायद आप कोई वर्ड्स पढ़े हो, ठीक है, कोई बुक में पढ़ रहे हो, तो आपका नेक्स्ट लाइन में करते करते आपका कितना मेमोरी में आपका वो फिर से वो याद रहता है कि नहीं, वो आप ठीक से उसका सिंक्रोनस ऑर्डर फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, तो इसके अंदर में आपका अटेंशन स्पैन आता है। ठीक है, तो आपका दो चीज़ को आपको देखना पड़ेगा रीडिंग के टाइम में, आपका रिटेंशन स्पैन जो कि मेमोरी के साथ है, और अटेंशन स्पैन आपका टाइम के साथ, या आपका प्रॉबल बोल सकते हो कि आपका कितना आपका वो कितना आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पावर के ऊपर में आपका अटेंशन स्पैन भी रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, एकेडमिक रीडिंग एंड नॉलेज इन कॉम्प्रीहेंशन, तो आपको एकेडमिक रीडिंग करना है, उसके बारे में आपको जानना है कि कैसे टाइप का नॉलेज, कौन सा नॉलेज टाइप का होता है, कैसा टाइप का कॉम्प्रीहेंशन होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर क्या है कि कुछ यहाँ पर टीचिंग एंड लर्निंग इन लैंग्वेज क्लासरूम बाय ट्रिसिया हेज, तो यहाँ पर क्या है SCROL स्क्रोल, जैसे सर्वे द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, फिर कनेक्ट द की वर्ड्स इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ अ पैराग्राफ, जब जो आपका फर्स्ट पोर्शन है उसमें आपको देखना है। फिर रीड बाय रिटर्निंग टू ईच हेडलाइन और सेगमेंट और पोर्शन एंड मार्क वर्ड्स और फ्रेजेस जार्गन टर्म्स दैट मे एक्सप्रेस सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, ओपिनियन और इवन आर्ग्यूमेंट। जैसे आप कोई भी चीज़ को आप देख रहे हो, outline the major details in segments to reflect on structure, perspective and other relevant details, and L, look back and check for inadequacy in recording and noting details and relate the same to the outline। आपका outline के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ फिर से एक रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन है, फिलोसफी एंड इंट्रोडक्शन के ऊपर में, इसके बारे में आपको देखना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट खाली एक चीज़ यहाँ पर चेंज होगा कि कॉम्प्रीहेंशन ऐसे टाइप का आएगा, बट यहाँ पर ये पूछ लेगा, दो क्वेश्चंस और ऐड होंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट दैट आर यूज्ड हियर, एंड बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट व्हाट मेथड्स हैव द राइटर्स यूज्ड। ये दो क्वेश्चंस यूज होगा, जैसे आपके कॉम्प्रीहेंशन में आप देखे थे टर्म एंड क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे ही टाइप का ये क्वेश्चन आएगा। फिर 3.7 ये ख़त्म हो गया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझा पाऊँ कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट, अब लिटरेरी टेक्स्ट मतलब लिटरेचर का टेक्स्ट आप लोग जो पढ़ते हो। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर्स एंड टैक्टिक्स फॉर क्लासरूम रीडिंग फॉर लिटरेरी टेक्स्ट, तो लिटरेरी टेक्स्ट में आप क्या पढ़ते हो। ठीक है, जैसे नेचर के ऊपर में आप पढ़ रहे हो, या कैसा टाइप का रीडिंग आप कर रहे हो रीडिंग में। ठीक है, इसके बारे में आपका एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर डेवलपिंग अवेयरनेस फॉर इफेक्टिव रीडिंग, तो इफेक्टिव रीडिंग क्या क्या आपको करना है, नॉलेज आपको
बेटर रीडिंग में यूज़ करना है। फिर गुड रीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, तो आपको प्रैक्टिस करना है रीडिंग, ठीक है। आप जब रीड कर रहे हो तो आपको डेली हाफ एन आवर 1 आवर करके रीड करना है, ठीक है। फिर रीडर्स में मस्ट फोकस ऑन ओनली कंटेंट बेस्ड मीनिंग एंड नॉट द सटलर एंड डीपर नुएंसेस। तो आपका जो कंटेंट बेस्ड मीनिंग जो आपका ज़रूरत है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये क्या मीनिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि डीपर मीनिंग जो है आपका कभी कभी उसको ओमिट करना है, और फिर बाद में आके अगर आपके पास टाइम रहे तो उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अ लैक ऑफ एफिकेसी ऑन द पार्ट ऑफ रीडर लीड्स टू अ नैरो रेपर्टोयर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। जो आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स है, जैसे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, एक आंसर का कीवर्ड्स को कर रहे हो, ठीक है, तो आप वो चीज़ का जो रीड कर रहे हो तो आपको उतने अच्छे से वो चीज़ को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंड द इनएबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंजेस इन पेडागोगिकल, जो आपका टीचर का जो कॉन्टेक्स्ट है एंड डिमांड। तो जो आपका टीचर्स, पेडागोगिकल मतलब एक टीचर का जो कॉन्टेक्स्ट है और डिमांड्स है, तो पेडागॉग मतलब टीचर है, और ऑन द अदर हैंड इंट्रोस्पेक्टिंग ऑन वंस ओन रीडिंग प्रैक्टिस। तो वो आपका जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो आपको खुद से करना पड़ेगा और उसको बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेवलपिंग एफिकेसी इन रीडिंग, तो आपका कैसे करके रीडिंग को आप बेहतर कर पाओगे, ठीक है, जैसे यूज़ फॉर रीडिंग अवेयरनेस और ये सब चीज़ के बारे में आपको बताना है। प्रोसेस ऑफ रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट, यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको यूज़ करना है, जैसे आप रिकग्निशन स्टेज जो आपका है, आपका इसमें क्या होता है, ये आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये आप ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि अंदर से ब्लॉक 1 से ज़रूर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और ये वाला आपका लास्ट होगा, ये वाला कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक 1 आज के लिए लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग ब्लॉक 2, 3 हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्रोसेस ऑफ रीडिंग टेक्स्ट क्या है, जैसे रिकॉग्निशन स्टेज हुआ कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए कौन सा ग्राफिक काउंटर पार्ट्स, फिर फोनोलॉजिकल आइटम्स, कैसे साउंड यूज़ किया गया, क्या क्या चीज़ यूज़ किया गया है। फिर आप स्ट्रक्चरिंग स्टेज, जब आप स्ट्रक्चर कर रहे हो, ठीक है, या सिंटैक्टिक रिलेशनशिप्स क्या है इसके बारे में आपको स्ट्रक्चर करके आपको बताना है। फिर इंटरप्रिटेशन स्टेज, जहाँ पर आप इंटरप्रेट कर रहे हो द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, इट इज़ अ स्टेज वेयर द रीडर कैन ग्रास्प द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वर्ड। जो आपका जो इंपॉर्टेंस ऑफ अ वर्ड है या फ्रेज या सेंटेंस का, वो आप समझते हो इंटरप्रिटेशन स्टेज में। तो पहले रिकॉग्निशन स्टेज जो आपका ग्राफिक काउंटरपार्ट्स या फोनोलॉजिकल आइटम्स में करता है, ठीक है। फिर सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप का और आइटम्स और अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चरल मीनिंग ऑफ सिंटैक्टिक यूनिट्स कहाँ पर होता है, ये आपका स्ट्रक्चरिंग स्टेज में होता है। और इंटरप्रिटेशन स्टेज में आपका क्या होता है कि यहाँ पर ग्रास्प द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वर्ड, तो आपका जो इंपॉर्टेंस ऑफ अ वर्ड है ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में बता दिया है, सेम चीज़ को रिपीट किया गया है। ब्रीफली डिस्कस द 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है, ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चांसेस है कि आ सकता है। तो 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग क्या है इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी बोल सकता है, रीडिंग के ऊपर में बहुत सारा चीज़ है, तो आप ज़रूर से ये सब क्वेश्चन भी एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। जस्ट ऊपरी ऊपरी आपका मेन जो है आपका कॉन्टेक्स्ट को आप समझिए और फिर उसको अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर है डेवलपिंग लिटरेरी रीडिंग एबिलिटी, तो आप लिटरेरी रीडिंग एबिलिटी कैसे कर सकते हैं, जैसे आप कोई पैसेज पढ़ते हैं, फिर आप कोई लेक्सिकल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स जो आपका कैसे करके वो प्रोनाउंस किया जाता है, या फोनिम, या जैसे हम लोग पढ़े थे, फिर आपको करेक्ट पंक्चुएशन, एक्सेंट, ये सब चीज़ देखना है। फिर आप प्रोज कैसे पढ़ते हो, देखो प्रोज आप कैसे करके पढ़ोगे ये आप देखिएगा कि प्रोज क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ सकता है, बहुत टाइम में ये क्वेश्चन आगे में भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, ठीक है, या व्हाट हाउ डज द रीडिंग ऑफ अ प्रोज एंड रीडिंग ऑफ अ पोएट्री डिफरेंशिएट्स। तो ये आपका जैसे है, जैसे आप कोई भी प्रोज में अगर आप देखिएगा तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लिटरेचर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंसाइक्लोपीडिया। अगर यहाँ पर कीवर्ड अगर देखिएगा तो यहाँ पर ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज यूज़ होता है, ठीक है। जो आपका रिदमिक स्ट्रक्चर एज अप्लाइड इन ट्रेडिशनल पोइट्री, तो आपका रिदमिक स्ट्रक्चर आपका ट्रेडिशनल पोइट्री में यूज़ किया जाता है, या वर्स फॉर्म यूज़ किया जाता है पोइट्री में। और आपका स्टोरी फॉर्म में अगर है तो वो आपका नॉर्मल, जैसे अगर आप देखिएगा फैक्चुअल डिस्कोर्स या लॉन्ग डिस्कशन में आपका वो यूज़ किया जाता है, या फिक्शनल राइटिंग में आपका प्रोज यूज़ किया जाता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज क्या है, जैसे शॉर्ट स्टोरी हुआ, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हुआ, बायोग्राफिकल एलिमेंट्स हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने एग्जाम्पल दिया कुछ प्रोज का।
फिर रीडिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट, जैसे पोइट्री में क्या है, पोइट्री आप जानते हो कि कैसा फॉर्म है, वो राइम कर सकता है, रिदम कर सकता है, बहुत सारा एक्सेप्शंस भी है पोइट्री में, बट वो ज़्यादातर वर्स फॉर्म में होता है। याद रखिएगा वर्स फॉर्म क्या होता है कि दिस इज़ अ स्पेसिफिक वे ऑफ रीडिंग अ पोएटिक टेक्स्ट टू इंटरप्रेट इट एट वेरियस लेवल्स। तो आपका वेरियस लेवल्स ऑफ रीडिंग में आपको देखना है कि पोइट्री कैसा है, नहीं है। उसमें क्लोज रीडिंग लगता है, क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग क्यों लगता है? क्योंकि उसमें एक डीपर मीनिंग है, नॉट ऑन द इंटेंडेड मीनिंग। वो आपका इनर मीनिंग और आउटर मीनिंग उसका डिफरेंट रहेगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर पोइट्री आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपका जो है ना, वो आपका प्रोज की तरह सिंपल लाइन्स में नहीं दिया गया है। इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ इनर मीनिंग, एक हिडन मीनिंग रहता है जिसको आपको डिकोड करना पड़ता है। व्हाट द पोएट वांट्स टू से, वो आपको डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं बताएगा, उसको आपको डिसाइफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझना है कि क्या है, क्लोज रीडिंग करना है। और लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ अ पोएम, आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करके पोएम को समझिए क्या बताना चाह रहा है, लिटरेरी थ्योरी में क्या है कि ठीक है। आपका सरफेस मीनिंग ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पोएम मेटिकुलसली एंड एक्यूरेटली। जैसे यहाँ पर सोनेट 18 है आपका विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। यहाँ पर रफ विंड्स है, डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ठीक है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, इसका दिस इज नॉट ओनली अ डायरेक्ट allusion of the loveliness of spring but also a reminder of the harshness of nature in summer which is a season of unmoderated extremes। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोएम में आपका बहुत सारा है, जैसे फिर विलियम ब्लेक का द लैम्ब एंड द टाइगर, ये बहुत फेमस चीज़ है। अगर आप देखिएगा तो लैम्ब एंड द टाइगर ये आपका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी ये था। फॉर योर नॉलेज पर्पज़ मैंने बताया, बट ये आपका बुक के बाहर है, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ, जैसे आप देखें कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये आप जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए रखिएगा कि ये आपका पोएम तो नहीं है, बट वो वाला पोएम में इंटेंडेड मीनिंग से थोड़ा आपका ज़्यादा है, ठीक है। आपका इंटेंडेड मीनिंग और आपका एक जो हिडन मीनिंग है उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर पोएट्री में आपको देखना पड़ेगा। फिर पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा जैसे पोएम के ऊपर में बहुत सारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बोल सकता है कि लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर क्या है, फिर जो 5 मेजर एबिलिटीज़ ऑफ अ स्किल रीडर क्या है, फिर ये सब चीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि एक बार आंसर पूछ सकता है। फिर ये वाला यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो ये ब्लॉक 1 का यूनिट 4 तक मैंने आज कवर कर दिया और आप लोग समझ पाए हैं। ये इसको थोड़ा से रीड कर लीजिएगा, बट मेन जो डिफरेंस था मैंने ऊपर से मैंने समझाया क्योंकि टाइम का भी एक कांस्टेंट है और मेरे को और भी क्लासेस लेना है। अगर हो पाए तो मैं आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, but due to this weather I don't know how much I can cooperate with this making of videos and explaining this thing. So I will try my best and I wish you that you all read from your side as well. Till then I wish you all the very best and do watch out the term and analysis as well, क्योंकि वो आपका comprehension passage के लिए बहुत important है कि कैसे करके आपको attempt करना है, ठीक है। So that's it for today and thank you so much. Take care.